और आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश साइमी जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। श्री प्रकाश साइमी जी। नमस्कार। मंचासीन सब व्यक्तित्वों को प्रणाम और मंचाभिमुख हमारे बीच कई सारे स्रष्टा है, गजलकार मोमिन, गायक संगीतकार शैलेश सिंह और हमारे ऑल इंडिया रेडियो के बहुत पुराने प्रस्तोता प्रकाश उपाध्याय जी और हमारे गजलकार अभागी मानंदर, ऐसे ही कवि शायर मनो बुझेल जी और जो स्कूल से आए हैं, राय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, रूपीज के विद्यार्थी, सबको आभार व्यक्त करूँगा। सबसे खुशी की बात यह है कि नेपाल भारत पुस्तकालय और नेपाली साहित्यकार का संबंध बहुत पुराना है। नेपाल भारत पुस्तकालय जब स्थापना हुआ काठमांडू के बसंतपुर में, तब पहले लाइब्रेरियन थे नेपाली साहित्य के प्रख्यात व्यक्तित्व शंकर लामिछाने, और शंकर लामिछाने और साहित्यकार पारिजात का पहला सुखद मिलन नेपाल भारत पुस्तकालय के काउंटर में हुआ और वो पारिजात के उपन्यास सीरीज के फूल और शंकर लामिछाने द्वारा लिखित पुस्तक बिंब प्रतिबिंब में संग्रहित है। और शंकर लामिछाने, कृष्ण प्रसाद रिमाल, बहुत सारे लोग मिलकर नेपाल भारत पुस्तकालय से कुछ नाटक भी मंचन किए थे। और जब ये भवन में लाइब्रेरी शिफ्ट हुआ तब उस पार का कमरा भी नेपाल भारत पुस्तकालय का था। वहाँ बहुत सारे पेंटर का पेंटिंग एग्जीबिशन भी हुआ था। उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध पेंटर जीवन आचार्य का रंग आकाश और रंग अक्षर 1981-82 में जब नरेंद्र जैन साहब यहाँ राजदूत थे, तब वहाँ उस हॉल का उद्घाटन किए थे और वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ। नेपाल भारत पुस्तकालय में बार बार जब पहले हिंदी नेपाली कविता का वाचन हुआ करता था, उसके बाद ही महामहिम राजदूत नरेंद्र जैन ने प्रतिनिधि नेपाली कविताएं हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशन किए थे। ये सारे रिश्ता आज मुझे अचानक याद आया और बहुत रोचक स्मृति यह है कि नेपाल भारत पुस्तकालय ने एक बार ये टूड़ी खेल के अंदर भी एक एग्जीबिशन किया था। अभी जो चर्चित एक हमारे कवि है दिनेश सत्याल, उनका कविता और ललित कला कैंपस के चित्रकार थे जीवन आचार्य, उनकी संयुक्त कविता और पेंटिंग का एग्जीबिशन किया था। और याद करते करते मैं वहाँ पहुँचता हूँ जब नेपाल में एम्बेसी में शिवमंगल सिंह सुमन थे, तब यहाँ साहित्यिक जमघट की बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई। तब पहली बार हरिवंश राय बच्चन कृष्णचंद्र कॉलेज के अंदर सरस्वती सदन में कविता भाषण करने आए और युग कवि श्रीचरण श्रेष्ठ के घर गए। कई सारे ऐसा किस्सा है। आज जिन तीन कवि का हम चर्चा कर रहे थे साहित्यकारों का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसको बार बार विद्यार्थी त्रिवेदी कह रहे थे और हमारे श्वेता दीप्ति जी बार बार करेक्शन कर रही थी। महाप्रसाद द्विवेदी और वहाँ उनके चेले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच का जो युग है उसको द्विवेदी युग कहा जाता है। और सन 1907 फरवरी 7 तारीख शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था और उनके कई सारे कृति नेपाली साहित्य में अनुवाद भी हुआ है और कई सारे कवियों ने उनका उद्धृत भी किया है। दूसरा कवि जिसका जिक्र बार बार हो रहा है सुमित्रानंद पंत। पंत जी का नाम पहली बार काठमांडू में राहुल सांकृत्यायन ने उद्धृत किया था नगर पंचायत भवन में। तब जब देवकोटा का सम्मान हो रहा था तब राहुल सांकृत्यायन ने कहा, पंत प्रसाद निराला तीनों समाहित है हमारे नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा में। तब से नेपाली साहित्य में पंत प्रसाद निराला का नाम बार बार जब देवकोटा का जिक्र होता है तब ये उल्लेख होते आ रहा है। अब यहाँ बात करते करते सुमित्रानंद पंत का बात आचार्य रजनीश तक जुड़ जाती है। जब वो आचार्य रजनीश थे तब उन्होंने सुमित्रानंद पंत ने उनसे एक सवाल पूछा था। वो सवाल बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, भारत के कुछ 11 गुनियों का नाम बताइए आचार्य जी। तो आचार्य ने 11 नाम बताया। फिर पंत जी बोले नहीं, मुझे 11 को समेट के 9 में लाना है, 9 का नाम बताइए। तो उन्होंने फिर 9 में लाए, फिर 9 का संक्षिप्तकरण करके 7 बताइए। तो उन्होंने 7 से मैं कम नहीं कर सकता हूँ करके इन दो के बीच जो वार्ता हुआ है वो बहुत रोचक है। सुमित्रानंदन पंत के जो इलाहाबाद के 18 क्लाइव रोड में एक जो आवास था वो शायद उनके शिष्य
कवि हरिवंशराय बच्चन ने उनके लिए बनाए थे। पंत जी और बच्चन साहब का बहुत अच्छा रिलेशन रहा, क्योंकि बच्चन साहब का घर में एक कमरा हर वक्त अपने गुरु सुमित्रा नंदन पंत के लिए सुरक्षित रहा करता था। बाद में इन दोनों के बीच एक किताब के कारण मुकदमा भी हुआ, कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक पहुंचा। बच्चन के नाम पंत के हजार, जो उन्होंने खत का एक किताब निकाला था, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। तब गुरु और शिष्य के बीच दूरी बढ़ गई। तो शिष्य ने अदालत के बाहर कहा, हरिवंशराय बच्चन ने, मैं आपको आपका दिया हुआ सब चीज लौटा सकता हूँ, एक चीज नहीं लौटा सकता। तो वो था पंत का दिया हुआ हरिवंशराय बच्चन का बड़ा बेटा अमिताभ बच्चन का नाम। 1942 अक्टूबर 11 तारीख जो पैदा हुए अमिताभ बच्चन, 4 महीने के बाद उनका नाम अमिताभ रखा था सुमित्रा नंदन पंत। तो आज जितने भी विद्यार्थियों हैं भारत के महानायक अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ उन्होंने रखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने। इसमें जोरदार कौन बोलेगा करोड़पति में हर्षवर्धन नवा थे, करोड़ जीतने गए थे। करोड़ जीतने के बाद उन्होंने एक कविता का पंक्ति सुनाए थे अमिताभ बच्चन को, पंत का दिया हुआ नाम, बच्चन का हो तुम सम्मान, भारत का हो तुम अभिमान, अमिताभ बच्चन करके उन्होंने एक पंक्ति सुनाए थे। वो नाम सुमित्रा नंदन पंत का दिया हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत, निराला प्रसाद और महादेव वर्मा ये युग को जोड़ते हैं। बाद में आपके शमशेर बहादुर सिंह और शमशेर बहादुर सिंह की छायावादी कविता का आंदोलन और गजल का पुनरागमन, ये सारी चीज हिंदी साहित्य का गुरबरा क्षण है। जैसे 3 नाम आए, इसी तरह नाटक में 3 नाम आते हैं, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, और कथा में आते हैं राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। इन 3 नाम बार बार जुड़ते रहते हैं। ये त्रिदेव है। और हमारे यहाँ जो पहले नाटककार जो थे बलमान सिंह स्वान, उन्होंने कई हिंदी नाटकों, अब्बू हसन को नेपाली में अनुवाद किया। उसमें से नाटक उनका जयशंकर प्रसाद का भी अनुवाद किए थे, दरबार में प्रस्तुत भी किए थे। आज तीसरा व्यक्तित्व जिसका चर्चा हुआ, रिजवी साहब अर्थात कैफी आजमी। कैफी आजमी आजमगढ़ से थे और शायर थे, गीतकार बने। उन्होंने गीतकार बनने के बारे में लिखा भी है कि मुझे पेट की मजबूरी ने गीतकार बनाया, नहीं तो मैं फिल्म में गीत लिखने वाला नहीं था। उनके सबसे चर्चित गीत रहा जो हम भूल रहे हैं बार बार, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम हम रहे ना, बेकरार दिल इस तरह मिले। ये गीत जो उन्होंने गुरुदत्त के फिल्म कागज के फूल के लिए लिखे। कागज के फूल गुरुदत्त के जीवन का एक महत्वाकांक्षी फिल्म था। हालांकि वो फिल्म कमर्शियली उतना सक्सेस नहीं हुआ, टेक्निकली बहुत डिस्टर्शन हुआ उसमें। कैमरामैन और बीके मूर्ति के छायांकन की जो बहुत बड़ी तकनीकी चीज दिखाई गई, उसमें लाइटिंग प्रोसेस जो अलग था। वो पहली इंडिया का सिनेमास्कोप फिल्म था कागज के फूल। वो फिल्म डूबने के बाद भी इसके गाने इतने लोकप्रिय हुए। एस.टी. बर्मन के संगीत, कैफी आजमी के नज़म और रफी गीता दत्त की आवाज। कागज के फूल के बाद गुरुदत्त को जो ऊंचाई मिली, दरअसल गुरुदत्त को तो लोग प्यासा के लिए भी याद करते हैं, क्योंकि प्यासा टाइम मैगजीन के अनुसार संसार के 100 महत्वपूर्ण फिल्म में एक मानी जाती है। पर प्यासा में कैफी आजमी साहब नहीं थे, उसमें तो साहिल लुधियानवी साहब थे। और गुरुदत्त और कैफी आजमी का बहुत अच्छा रिलेशन रहा। उसके बाद चेतन आनंद साहब आए, उन्होंने जब हीर राजा बनाए उसमें उनका बहुत लोकप्रिय गीत रहा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कैफी साहब का बहुत लोकप्रिय ये गाने उन्होंने यूज किए। चेतन आनंद साहब के बाद कैफी आजमी ने बहुत पीछे आके महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म जगजीत चित्रा सिंह के संगीत में अर्थ में उन्होंने गाने लिखे। कोई कैसे बता दे दुनिया ऐसा क्यों है, झुकी झुकी सी नजर, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये सारे गाने अर्थ के लिए उन्होंने लिखे। कैफी साहब मुंबई जब आए, वो पहले PWD के लिए आए थे, प्रोग्रेसिव राइटर विंग। उसका मुंबई में वर्ली में एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग में वो रहा करते थे और वहीं से उनका स्ट्रगल का जिंदगी शुरू हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ वामपंथी संस्कृत कर्मी और साहित्यकार मिलकर एक संस्था का शुरुआत किया, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इफ्टा।
इप्टा का परिकल्पनाकार में बासु भट्टाचार्य, शंभू मित्रा और कैफी आज़मी साहब। और मैं कुछ साल इप्टा में भी आबद्ध रहा। मैं जब इप्टा में आबद्ध था तो मैं कैफी साहब का घर जाया करता था। जुहू बीच में, जुहू बिरले पैलेस के किनारे में उनके घर था। उनका घर का नाम हिंदूकरण किया गया था, जानकी कुटीर। और उनके घर के बाहर बहुत रोचक दृश्य था। उनके घर के दीवार पर राम, सीता, शिव, गणेश का बहुत सारे मूर्तियां लगाई गई थी दीवार में। तो ऐसा क्यों पूछा तो बाद में पता चला, क्योंकि वो जब पहले उनको वो प्लॉट अलॉट हुआ था, वहाँ लोग सिगरेट पीने, गांजा वाजा खाने और पेशाब पेशाब करने आते थे लोग। तो लोग ज्यादा पेशाब करने लगे, इसलिए उन्होंने दीवार पर देवी देवता उनका फोटो वोटो मूर्ति लगा दी। जानकी कुटीर इसलिए पॉपुलर था। कैफी आज़मी साहब का सबसे प्यारा कलम था मोंट ब्लांक। वो खुद खरीद नहीं सकते थे। जब शबाना जी, उनकी बेटी और उनका बेटा बाबा आज़मी, जो प्रसिद्ध कैमरामैन थे, जिन्होंने वो मिस्टर इंडिया फिल्म का छायांकन किए थे, मासूम फिल्म का छायांकन किए थे, ये लोग जब बाहर कोई फिल्म फेस्टिवल में जाते थे, कोई इनको गिफ्ट देते थे पेन। वो महंगा पेन था मोंट ब्लांक। अभी तो वो 56,000 से आगे है। भारत में ही कुछ 1.5-2 करोड़ का हो गया वो पेन, एक पेन का। तब वो शबाना जी कहीं से भी जाके वो कलम लाती थी, तो कलम चुपचाप से कैफी साहब चुरा के अपने दराज में बंद कर देते। और जिसने शबाना को वो कलम दिया, वो खत लिखते थे कैफी साहब कि तुम्हारे भेजी हुई कलम मेरे साथ सुरक्षित है, शबाना के पास सुरक्षित नहीं है। कैफी साहब और उनकी बेटी शबाना का बहुत अच्छा खासा वो अनूठा किस्म का रिलेशन था बाप बेटी का। बाद में शबाना जी ने एक किताब पे प्राकथन लिखे थे, मेरे अब्बा करके, वो बहुत लोकप्रिय भी रहा। जाते जाते मैं एक बात कह दूं, कैफी साहब शायर ही नहीं, वो एक्टर भी। उन्होंने नसीम करके एक फिल्म में एक्टिंग भी की, खालिद मोहम्मद के डायरेक्शन में। और पीछे जाके उन्होंने श्याम बेनेगल की मोमो में भी एक एक्टिंग की। उनका एक कैसेट निकला था आज़ाद नज़म, उसमें उन्होंने खुद पोएम रिसाइट करके उसका तर्ज बनाए थे, म्यूजिक किए थे। कैफी साहब बहुत प्रतिभाशाली लेखक थे। और उनके जाते जाते एक दुखद घटना ये हुआ कि उनका एक युग, कैफी और गोपाल सिंह नेपाली, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, सब सारे युग 2002 में एक किस्म से अंत हुआ। पर कैफी आज़मी के साथ जो एक शालीन युग था, जैसे हमारे इम्तियाज बाबा साहब जनाब ने वो उनकी बहुत चर्चित कविता, उसका शीर्षक शायद औरत, वो भाषण किए, उठ मेरी जान मेरे साथ। वो उनका शौकत आपा का, हम लोग उनको आपा कहते थे, शौकत आपा का फेवरेट कविता था। ऐसे उसमें उन्होंने जब एक हिंदुस्तान में एक गांधी शासनकाल में एक एक्ट पास हुआ था, तब एक कविता लिखा था, राम लौट के घर आए। वो एक मुस्लिम कवि ने राम को पात्र बना के इतना प्यारा कविता लिखा, वो बहुत लोकप्रिय हुआ। इन तीनों स्रष्टाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करके बाबा साहब को फिर एक बार इतला देता हूँ। उमराव जान में कैफी आज़मी साहब ने नहीं लिखे, उमराव जान में शहर याद लिखे थे, गजल। हाँ, ये मुजफ्फर अली का निर्देशन में बनी हुई फिल्म थी। कैफी साहब ने एक टोटली मुस्लिम बैकग्राउंड में बनी एक फिल्म थी MS सत्यू का गर्म हवा, उसमें गाने भी लिखे और स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखे। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आप लोग सबको आभारी, और गणेश जी आपको हार्दिक आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश साइनी सर। आपने बहुत ही सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से इतना विस्तृत चित्रण किया और हमें लाभान्वित किया। हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं।